कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ग्रोवर मेंशन कुसुम जी के कमरे में मिस्टर ग्रोवर, आश्रय और प्रलय वहां पर नहीं थे। बाकी सारी लेडीज वहां मौजूद थी। धीरे धीरे अब पंक्ति, नताशा और सृष्टि अंदर की तरफ आई और जैसे ही उन्होंने सोते हुए प्रांस को देखा, उन तीनों की हंसी छूट गई। लेकिन सृष्टि की आंखों में साथ ही साथ आंसू भी थे। बस इन्हीं हरकतों पर तो उसे प्रांस पर प्यार आता था। नताशा सृष्टि के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, आपका बेटा तो पूरा आशिक हो गया भाभी। देखिए ना कैसे सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ आकर बैठा है। अपनी ही बीबी से ऐसे चोरी छुपे कौन मिलने आता है, और वो भी दूसरी बार। उस वक्त तो हमें ये नज़ारा देखने को नहीं मिला, लेकिन आज तो सच में मज़ा आ गया। ये बोलते हुए उसकी नज़रें प्रांस पर थी, जो अभी भी सोया हुआ था। अब नताशा ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और उस पर प्रांस का वीडियो बनाने लगे। सृष्टि ने झट से उसे रोका और बोली, क्या कर रही हो? अगर उसे पता चला तो जानती हो ना कितना नाराज़ होगा वो, गुस्सा करेगा तुम पर। नताशा तुरंत बोली, होता है तो होता रहे गुस्सा। अब तो पता चल गया कि इस खट्टे नींबू का गुस्सा भी बिल्कुल जाली है। मैं तो वीडियो बनाऊंगी भी और इसे दिखाऊंगी भी, फिर दिखाए मुझे ये एटीट्यूड। ये बोलते हुए उसने सच में प्रांस की वीडियो बना ली थी। और अब वो तीनों बाहर आ गई और ज्योत्सना, रागिनी और श्वेता जी अंदर की तरफ गईं। अंदर का नज़ारा देखकर उनकी भी हंसी छूट गई थी। कुछ देर बाद अब सब लोग वापस अपने अपने रूम में चले गए और कुसुम जी भी तुरंत अपनी जगह पर आकर लेट गई थी। जहाँ एक तरफ प्रांस बेड के किनारे पर लगा हुआ सो रहा था, वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी आराम से अपने बेड पर सोई हुई थी। और यूं ही पूरी रात बीत गई। सुबह का वक्त प्रांस की आंखें खुली तो खुद को देखकर ही वो हैरान हो रहा था। उसने अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई और फिर सामने उसकी नज़र बेड पर सोई हुई कुसुम जी पर गई। उन्हें देखकर वो शॉक्ड रह गया और उसे कल रात की बातें याद आई जो उसने कुसुम जी से कही थी। बेशक से वो नशे में था, लेकिन इतना तो वो जानता था कि उसने किस तरह की बातें की होगी। अगले ही पल उसने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। इसके आगे वो कुछ सोचता समझता उससे पहले ही रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और प्रांस के होश उड़ गए। तभी बाहर से पंखुड़ी की आवाज़ आई, दादी माँ, मैं अंदर आ जाऊँ क्या? पंखुड़ी की आवाज़ सुनकर प्रांस अब और भी ज़्यादा शॉक्ड हुआ। एक पल के लिए किसी और के सामने तो वो अपना पोपट होते हुए देख भी सकता था, लेकिन पंखुड़ी के सामने झुकना तो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तभी दरवाज़ा हल्का सा खुला और पंखुड़ी अंदर की तरफ आई। अंदर आते ही पंखुड़ी की नज़रें सीधा प्रांस पर गई। उसे वहाँ पर देखकर वो शॉक्ड रह गई और वहीं प्रांस की हार्ट बीट भी जैसे एक पल के लिए स्किप हो गई। जब से पंखुड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, तब से हॉस्पिटल में तो वो पेशेंट की ड्रेस पहन रही थी और घर आने के बाद नॉर्मल कुर्ती सूट, लेकिन आज उसने साड़ी पहनी हुई थी। बेशक से प्रांस घर पर उससे मिलने नहीं आया था, लेकिन उसने पंखुड़ी पर नज़र तो रखी हुई थी। डार्क ब्लू कलर की साड़ी में पंखुड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। पंखुड़ी प्रांस के करीब आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ? कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? उसकी बात सुनकर प्रांस कुछ पल तो उसकी तरफ देखता ही रहा। एक पल के लिए तो उसका मन किया कि वो पंखुड़ी को कह दे कि हाँ, ये खूबसूरत ख्वाब है, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, सारा दिन तुम ख्वाब भी देखती रहती हो क्या? वैसे भी तुम्हें नींद बहुत आती है। अगर सोने का कंपटीशन हो तो तुम कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ सकती हो। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी ने मुंह बनाया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे डांट रहे हैं? प्रांस तुरंत बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें क्यों डांटूंगा? डांटा उन्हें जाता है जिन पर हमारा कोई हक हो। तुम्हारे और मेरे बीच में तो कुछ नहीं है ना। तुमने तो मुझे खुद से दूर कर दिया ना, तो फिर मेरे सारे हक तो उसी पल खत्म हो गए जिस वक्त तुमने मुझे कहा था कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं। पंखुड़ी हैरानी से बोली, मतलब आप यहाँ मेरे लिए नहीं आए हैं? आप यहाँ मेरा हाल चाल जानने या फिर मुझे लेने? उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस थोड़ा सर्द लहजे में बोला, मैंने कहा ना तुम्हें, सोती बहुत हो तुम और बहुत ख्वाब भी देखती हो,
लेकिन तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए नहीं बैठा है ये प्रांस राणा। तुम्हें दिखाई तो दे रहा होगा कि मैं यहाँ अपनी दादी के पास हूँ। ये बोलते हुए उसने सामने बेड पर लेटी हुई कुसुम जी की तरफ देखा। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी को बुरा लग रहा था। एक पल के लिए तो प्रांस को देखकर उसे ऐसा लगा जैसे प्रांस यहाँ पर उसके लिए ही आया है, लेकिन अब उसकी बातें सुनकर उसका वहम टूट गया था। उसकी आंखों में नमी तैर गई और प्रांस उसकी आंखों में नमी देखकर एक बार फिर से बोला, वैसा सोने के अलावा एक काम तुम और बहुत अच्छा कर लेती हो, और वो है रोना। रोने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। दूसरों की हरकतों की वजह से बेशक तुम रो या ना रो, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से तो तुम हर वक्त रोती रहती हो। पंखुड़ी आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखते हुए बोली, आप मुझे रुला रहे हैं। प्रांस भी एटीट्यूड से बोला, जबरदस्ती तो मैं तुम्हारी आंखों से आंसू निकाल नहीं रहा। अब अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उन दोनों को लड़ते हुए देख अब कुसुम जी भी अपनी जगह पर उठकर बैठ गई थी। उन्होंने सोचा था कि प्रांस के जाने से पहले पंखुड़ी को अपने रूम में बुला लें, ताकि उसकी जब प्रांस से मुलाकात हो तो उन दोनों के बीच प्यार से बात हो, उन दोनों की दूरियां खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ तो उन दोनों के बीच लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। प्रांस पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम रो क्यों रही हो, क्योंकि हो तो वही सब रहा है ना जो तुम चाहती हो। मेरे पूरे परिवार को तुमने अपने घर बुला लिया, मुझे राणा मेंशन में अकेला छोड़कर। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह की हरकतों से तुम मुझे अपने सामने झुका लोगी तो तुम बहुत गलत सोच रही हो। मैं खुद तुमसे दूर नहीं गया था, तुमने मुझे खुद से दूर किया, और जब तुम्हारे चाहने से या तुम्हारी इन हरकतों से मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाला। पंखुड़ी रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं। पहले मैंने आपको यहाँ पर देखा तो मुझे लगा शायद आपको मेरी फिक्र हो रही होगी, आप मेरा हाल चाल जानने आए होंगे, आपको मेरी याद आई होगी। लेकिन आपको तो सिर्फ गुस्सा करना आता है। अगर आप मुझे कहते हैं ना कि मैं सारा दिन रोती रहती हूँ, तो आप भी कम नहीं हैं, आप भी बस सारा दिन गुस्सा करते रहते हैं। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस एटीट्यूड से बोला, तो प्रांस राणा का गुस्सा उसका अपना है, उसका अंदाज है, तुम्हारे कहने से वो अपना अंदाज नहीं बदलेगा। ये बोलते हुए अचानक ही उसकी नज़र कुसुम जी पर गई, जो उन दोनों को ही देख रही थी। वो उनके पास आया और हल्का सा मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग दादी। कुसुम जी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। प्रांस उनका गुस्सा देखकर तुरंत बोला, अगर आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है तो आप बेशक कर सकती हैं, लेकिन सामने वाला जब मुझे अपनी बेरुखी दिखाए और फिर भी मैं उसे प्यार दिखाऊं, इसकी उम्मीद मुझसे कभी मत कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपके लिए आया था। एक्चुअली बाकी सब लोग तो वक्त वक्त पर राणा मेंशन से बाहर जाते रहते हैं, लेकिन आप कभी बाहर नहीं गई तो मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। वेल, अब आपको अच्छा खासा देख लिया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत बालकनी की तरफ बढ़ गया। पंखुड़ी झट से बोली, आप बालकनी के रास्ते आए थे क्या? अगर आपके इरादे सही हैं तो फिर आप बालकनी के रास्ते से क्यों आए, और अब बालकनी के रास्ते से क्यों जा रहे हैं? ऐसे तो चोर आते जाते हैं। उसकी बात सुनकर प्रांस ने पलटकर उसकी तरफ देखा और अपनी आईब्रो हल्की सी ऊपर उठाकर बोला, तुम मुझे चोर कह रही हो? पंखुड़ी ने झट से अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको चोरों के घरों में आने जाने के तरीके बता रही हूँ। प्रांस अगले ही पल दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, प्रांस राणा की मर्जी, जो मर्जी करे। आते टाइम मेरा मन बालकनी से आने का था, अब जाते टाइम दरवाजे से जाने का है तो दरवाजे से जाऊंगा। ये बोलते हुए वो रूम से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही अब कुसुम जी की हंसी छूट गई। मतलब बेशक से कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रांस राणा का एटीट्यूड नहीं टूटेगा। उन्हें हंसते हुए देख पंखुड़ी मुंह बनाकर बोली, वो मुझे इतना कुछ सुना कर गए और आप हंस रही हैं दादी? कुसुम जी हंसते हुए ही बोली, और तुम रो रही हो, ज़रा देखो तो सही कि आखिर तुमने प्रांस राणा का हाल क्या कर दिया है। बेचारा तुम्हारे चक्कर में चोरों की तरह घर में घुस रहा है और तुम फिर भी रो रही हो। पंखुड़ी एक बार फिर से मुंह बनाकर बोली, वो मेरे लिए यहाँ पर नहीं आए थे। कुसुम जी झट से बोली, तो तुम्हें क्या सच में लगता है कि वो यहाँ मेरे लिए आया था, मेरा हाल चाल जानने के लिए? पंखुड़ी मायूसी से बोली, हाँ, क्योंकि अगर वो मेरे लिए आते तो मेरे पास आते, यहाँ आपके पास नहीं।
और बाकी तो उन्होंने खुद भी अपने मुंह से कह दिया कि वो ना मेरे लिए यहाँ पर आए हैं और ना ही कभी आएंगे। मैं जो चाहती हूँ वो कभी नहीं होगा, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि उन्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि वो तो बस किसी और ही। ये बोलते बोलते वो रुक गई और उसकी आंखों में नमी तैर गई। वो झट से दरवाजे की तरफ घूमी और फिर रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आ गई, जहाँ प्रांस अभी भी वहीं खड़ा था, क्योंकि रागिनी ने उसका रास्ता रोक लिया था। रागिनी प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ? प्रांस तुरंत बोला, क्यों? जब पूरा राणा परिवार यहाँ आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता? रागिनी हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, पूरा राणा परिवार यहाँ आए तो समझ आता है, लेकिन तुम्हारा यहाँ आना कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि दरवाजे से तो तुम्हें अंदर आते हुए देखा नहीं, तो फिर तुम अंदर आए कैसे? प्रांस एटीट्यूड से बोला, एक काम कीजिए, इस काम के लिए आप सीआईडी से कांटेक्ट कीजिए, शायद वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे दे। अभी वो बोल ही रहा था कि उसे वही खुशबू आने लगी जो कल उसे सृष्टि इंडस्ट्रीज के रेस्ट रूम से आई थी। एक एक कर अब सब लोग वहाँ पर इकट्ठा होने लगे थे। जैसे ही श्वेता जी ने प्रांस की तरफ देखा, वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी जो नाराज़गी है वो तो पंखुड़ी से है ना प्रांस बेटा, ये तो तुम्हारा ससुराल है और ससुराल में बाकी सब लोग भी हैं। अब जब तुम आ ही गए हो तो आओ ना, हमें ब्रेकफास्ट पर ज्वाइन करो। वैसे तो मैंने कल भी छोले भटूरे बनाए थे, लेकिन आज एक बार फिर से स्पेशल डिमांड हुई तो मैंने छोले भटूरे के साथ राजमा चावल भी बनाए हैं। उनकी बात सुनकर फ्रांस के चेहरे पर झलक रहा एटीट्यूड जैसे एक पल के लिए कम हो गया, और उसने सामने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा, जहाँ पर रागिनी और नताशा दोनों डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व कर रही थी। तभी सृष्टि वहाँ पर आई और मुस्कुराते हुए बोली, बाकी तो किसी का पता नहीं, लेकिन पंखुड़ी को तो छोले भटूरे और राजमा चावल दोनों ही पसंद है। वैसे तो अभी अभी उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है और उसे ये सब खाना नहीं है, लेकिन आज उसे मैं थोड़ी सी छूट दे सकती हूँ। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी मुस्कुराने लगी। वो तुरंत डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे थे जैसे सृष्टि की ये बात सुनकर बाकी सब गया भाड़ में। उसे तो बस छोले भटूरे और राजमे चावल ही दिखाई दे रहे थे। उसे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए देख प्रांस की नज़रें उस पर गहरी हो गई। 2 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था और यहाँ पंखुड़ी को ये सब खाना अलाउड नहीं था, फिर भी वो मज़े से खा रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा और वो तुरंत बाहर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर अचानक उसके कदम रुक गए, क्योंकि रागिनी नताशा से प्रांस के बारे में कुछ बोलने लगी थी। रागिनी नताशा की तरफ देखते हुए बोली, श्वेता जी भी पता नहीं क्या ही बोले जा रही हैं। उन्हें पता नहीं है प्रांस का कि जब वो अपने एटीट्यूड पर आ जाए तो वो सामने कुछ नहीं देखता, और वैसे भी उसे कहाँ ये सब पसंद आता है। वो तो बस अपनी मर्जी करता है। अगर मर्जी होगी तो बेशक से कुछ भी कर जाए, और अगर मर्जी नहीं तो सामने वाला बस फिर बेशक से उसका मुंह देखता रह जाए। उसकी ये बात सुनकर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। अगले ही पल वो भी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया और जाकर बिल्कुल पंखुड़ी के सामने बैठ गया। पंखुड़ी जो मुंह में पानी लिए सृष्टि की तरफ देख रही थी, प्रांस को अपने सामने बैठते हुए पंखुड़ी भी तरह तरह के मुंह बना रही थी। तभी श्वेता जी वहाँ पर आई। उन्होंने उन दोनों के लिए प्लेट में छोले सर्व किए और मुस्कुराते हुए बोली, गर्मा गर्म भटूरे बस अभी आ ही रहे हैं। अभी वो बोल ही रही थी कि उनकी सर्वेंट प्लेट में एक भटूरा रखकर लेकर आई। श्वेता जी ने अपने हाथ में लिया और प्रांस की प्लेट में रखने लगी, लेकिन तभी पंखुड़ी ने वो भटूरा उठा लिया और जल्दी से बोली, मुझे ज़्यादा भूख लगी है। उसकी इस हरकत पर सृष्टि, रागिनी और नताशा तीनों की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि इस चीज़ पर प्रांस का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आ सकता है। उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कोई उसकी चीज़ को हाथ लगाए, और यहाँ तो उसकी प्लेट में आया हुआ भटूरा पंखुड़ी ने सीधा छीन लिया था। अगले ही पल प्रांस ने भी उसी भटूरे पर अपना हाथ रखा और बोला, वो भटूरा पहले मेरी प्लेट में आया था। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन वो गुस्से में भी बड़ा क्यूट लग रहा था। सृष्टि उसे यूं लड़ते हुए देख अब मुस्कुराने लगी थी। पंखुड़ी भी झट से बोली, लेकिन इसे हाथ पहले मैंने लगाया था। श्वेता जी पंखुड़ी पर हैरान हो रही थी, क्योंकि वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी। उससे तो कोई उसकी ऐसी चीज़ मांग ले जो उसे बहुत प्यारी हो, तो वो भी चीज़
वो बिना कुछ सोचे समझे सामने वाले को दे दे। और यहाँ तो एक भटूरे पर वो लड़ रही थी। प्रांस तुरंत बोला, तुम्हारे हाथ लगाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा है, इट मीन्स ये मेरा है, छोड़ो इसे। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, नहीं छोड़ूंगी। प्रांस भी गुस्से से बोला, ऐसे कैसे नहीं छोड़ोगी। ये बोलते हुए उसने तुरंत वो भटूरा खींच लिया तो पंखुड़ी ने भी अपनी तरफ से जोर लगाया और अगले ही पल वो भटूरा दो हिस्सों में बंट गया। पंखुड़ी और फ्रांस दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जहां उन दोनों को इस वक्त अकेले में रोमांस करना चाहिए था, हनीमून मनाना चाहिए था, प्यारी प्यारी चीज़ें करनी चाहिए थी, एक दूसरे को सरप्राइज देना चाहिए था, वहां पर वो दोनों एक भटूरे के लिए लड़ रहे थे। अब तक आश्रय और प्रलय भी वहां पर आ चुके थे और अब उन दोनों ने प्रांस और पंखुड़ी को यूं लड़ते हुए देखा तो वो भी हैरान रह गए। प्रांस गुस्से से पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, हमेशा यही करती हो तुम, अपनी मर्जी, बस इसलिए मुझे तुम पर गुस्सा आता है। पंखुड़ी भी झट से बोली, और अगर मैं आपकी मर्जी करूं तो आपको मुझ पर प्यार आता है, फिर तो मैं आपकी रोज पीटल बन जाती हूँ और आप मुझे अपनी जान कहकर बुलाते हैं। लेकिन अगर गलती से भी मैंने किसी चीज़ में अपनी मर्जी कर ली तो आप मुझे छोड़कर चले जाते हैं। प्रांस गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, बकवास मत करो, मैं छोड़कर नहीं गया तुम्हें, तुम खुद मुझे छोड़कर आई हो। किसने कहा था तुम्हें ग्रोवर मेंशन आने के लिए, चुपचाप मॉम के साथ राणा मेंशन भी तो आ सकती थी ना तुम। लेकिन नहीं, तुम्हें तो एटीट्यूड दिखाना है। अगर तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है तो प्रांस राणा का एटीट्यूड तो अभी तक तुमने देखा ही नहीं। तुम्हारे साथ प्यार से पेश क्या आया, तुमने तो मुझे फॉर ग्रांटेड ले लिया। पंखुड़ी तुरंत बोली, आप मुझसे प्यार से पेश आए, जरा बताना कब, हर वक्त आप मुझ पर गुस्सा ही करते रहते हैं, जब देखो गुस्सा गुस्सा। गुस्से के अलावा आज तक आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आपका गुस्सा भी बड़ा लाजवाब है, इसे बस मेरे पास ही आना होता है, जब बाकी लोग आपके आसपास होते हैं तब आपको गुस्सा नहीं आता। वो रीवा दिखने में चुड़ैल जैसी है, लेकिन आपको तो वो कोई परी नजर आती है। उसके साथ ड्रिंक शेयर करते हैं आप, उसके साथ बातें करते हैं, उससे अकेले में मिलते हैं, वो आपको बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन मेरी आपको कोई फिक्र नहीं है। अगर आपको मेरी फिक्र होती, आप मुझसे प्यार करते तो आप हॉस्पिटल में मेरे पास रहते, ना कि मुझे छोड़कर जाते। प्रांस अब और भी ज़्यादा गुस्से से बोला, जुबान संभाल कर बात करो, मैंने कहा ना, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, तुमने खुद कहा था मुझे वहाँ से जाने के लिए, तो मैं चला गया। अब क्यों पछता रही हो। पंखुड़ी नाराजगी से बोली, मैं पछता रही हूँ, पछताओगे तो आप, क्योंकि आपको मेरी जैसी क्यूट बीबी और कोई नहीं मिलेगी। प्रांस अपनी आईब्रो उठाते हुए बोला, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें मेरे जैसा स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव बंदा मिल सकता है। पंखुड़ी नाक फुलाकर बोली, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। उसकी सदा पर प्रांस एक पल के लिए चुप हो गया और उन दोनों को यूं लड़ते हुए देख बाकी सब वहाँ से खिसकने लगे थे। सबको यही लग रहा था कि शायद अब उन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो सकती है। दोनों शायद अब एक दूसरे के प्यार को और वैल्यू को समझें और अपने दिल की सारी भड़ास निकाल कर अपने अपने प्यार का इजहार करें। लेकिन अभी वो सब लोग बाहर की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अचानक से कांच का बर्तन टूटने की आवाज़ सुनाई दी। सबने एक साथ पलट कर देखा तो पंखुड़ी ने अपनी प्लेट उठाकर नीचे फेंक दी थी और प्रांस के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। पंखुड़ी गुस्से से मुंह बनाते हुए प्रांस को देख रही थी और प्रांस आराम से छोले भटूरे खा रहा था। अचानक ही उसने मिर्ची उठाई और हल्की सी खाकर पंखुड़ी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, खाओगी। पंखुड़ी तुरंत बोली, पहले तो आप खट्टे नींबू थे, लेकिन आपको पता है अब आप तीखी हरी मिर्ची बन गए हैं। प्रांस व्यंग से मुस्कुराया और बोला, ना वो खट्टा नींबू तुम्हें रास आया और ना ही वो तीखी मिर्ची तुमसे खाई जाएगी, तो तुम तो रहने ही दो। ये बोलकर अब उसने सामने लगी हुई प्लेट से राजमा चावल खाने शुरू किए। सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि इतना तो सबको पता था कि प्रांस पंखुड़ी से प्यार बहुत करता है। लेकिन अब जिस तरह से बेफिक्री से वो खाना खाए जा रहा था, सब पता चल रहा था कि अब बात उसके एटीट्यूड, उसके ईगो पर आ गई है। कुछ पल बाद प्रांस अपना चेहरा नैपकिन से साफ करते हुए अपनी जगह से उठा और पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, वैसे तुम्हारी मॉम खाना टेस्टी बनाती हैं,
तुम्हारे बस की बात तो नहीं होगी इतना टेस्टी खाना बनाना। पंखुड़ी गुस्से से बोली, हाँ, आपने जैसे बड़ा मेरे हाथ से बना हुआ खाना कभी खाया है? नखरे तो 1000 दिखाते रहते हैं आप। आपको खाना क्या खिलाऊं मैं? प्रांस तुरंत बोला, तो ज़रूरत भी नहीं है, मरा नहीं जा रहा मैं तुम्हारे हाथों से खाना खाने के लिए। ये बोलकर उसने नैपकिन वहाँ पर डस्टबिन में फेंका और तुरंत वहाँ से दूसरी तरफ घूम गया। सामने ही प्रलय और आश्रय को देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, श्वेता आंटी खाना सच में बहुत अच्छा बनाती हैं, लेकिन मॉम उनके हाथों की तो बात ही अलग है। और हाँ, आइंदा अगर मुझे किसी बात पर जेलस फील करवाना हो ना तो कुछ ढंग का सोचना। इन चीज़ों से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर प्राण सब तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ बढ़ गया। सृष्टि के चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। आखिर होती भी कैसे नहीं, प्रांस ने उसकी तारीफ जो की थी। वहीं पंखुड़ी तरह तरह के मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। जैसे ही प्रांस बाहर निकला, पंखुड़ी ने अपना निचला होठ बाहर की तरफ निकाला और बोली, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी, कोई बात भी मत करना मेरे सामने राणा मेंशन की। और हाँ, ये भटूरे तो मुझे बिल्कुल भी नहीं खाने, कितने अनहेल्दी होते हैं ये छोले भटूरे। ये बोलकर वो सीधा अपने कमरे में चली गई। श्वेता जी अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी और सोच रही थी कि कैसे अभी कुछ वक्त पहले उनके घर में तूफान आया भी और चला भी गया। सृष्टि तुरंत श्वेता जी के पास आई और बोली, आप फ्रांस की बात का बुरा मत मानिएगा। श्वेता जी मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं जानती हूँ आपसे बहुत प्यार करता है, मुझे उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं लग सकता। उनकी बात सुनकर सृष्टि मुस्कुराई और बोली, अब मेरा तूफान बेटा तो चला गया, अब मैं हवा के झोंके जैसी अपनी बहू को संभाल लूँ। छोले भटूरे तो अब वो खाएगी नहीं, उसके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा, लेकिन पहले जाकर उसे थोड़ा मना लूँ, उसे थोड़ा पैम्पर तो कर लूँ। ये बोलकर वो पंखुड़ी के रूम में जाने लगी। तभी प्रलय जो रास्ते में ही खड़ा था वो झट से बोला, और मैं? सृष्टि हैरानी से बोली, क्या? प्रलय चौंकते हुए बोला, मैं कुछ नहीं, मतलब यहाँ आकर तो तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही हो। मैं यहाँ पर आया था इसलिए ताकि तुम्हारा ध्यान मुझ पर ही रहे, लेकिन यहाँ भी मेरा बहुत कंपटीशन है। सृष्टि ने उसे घूर कर देखा और बोली, जाकर राजमा चावल खा लीजिए, आपका बेटा तो कब का खाकर भी चला गया। कहीं ऐसा ना हो कल उसके साथ छोले भटूरे नहीं लगे और आज आपके हाथ राजमा चावल ना लगे। ये बोलकर वो हंसी और फिर पंखुड़ी के रूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ प्रांस अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और उसकी आंखों के सामने पंखुड़ी का चेहरा घूम रहा था। खासकर वो पल जब उन दोनों के हाथ भटूरे पर थे और दोनों गुस्से भरी नज़रों से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो पल याद करते ही प्रांस के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई और फिर वो खूब जोरों से हंसने लगा। गाड़ी ड्राइव करते करते उसकी हंसी जो गाड़ी में गूंज रही थी वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसका पूरा चेहरा हंस हंस कर लाल होने लगा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, आई लव यू रोज पीटल, आई लव यू सो मच। जहाँ एक तरफ उसकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ ग्रोवर मेंशन में अपने बेड पर बैठी हुई पंखुड़ी तरह तरह के मुंह बना रही थी। तभी सृष्टि रूम में आई और आकर उसके सामने बैठ गई। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए ही बोली, कैसा बेटा पैदा किया है आपने सासू माँ? सृष्टि झट से बोली, मैंने तो जो पैदा करना था कब का पैदा कर दिया, लेकिन अब अगर तुम इस तरह से मुंह बनाती रही तो तुम मुझे बच्चे पैदा करके कब दोगी? उसकी बात सुनकर पंखुड़ी बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखती ही रह गई। उसका चेहरा भी शर्म से लाल होने लगा था। उसे शर्माते हुए देख सृष्टि भी जल्दी से बोली, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? पंखुड़ी ने अपना चेहरा झुकाया और बोली, ये आप क्या बोले जा रही हैं सासू माँ? सृष्टि उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोली, जैसे तुम्हें नहीं पता, मुझे बस इतना बता दो कि तुम दोनों की ये लड़ाई कब खत्म होगी और कब तक मुझे एक दूसरे से प्यार करते हुए नजर आओगे। और फिर मैं ये उम्मीद करूँगी अब बहुत जल्द ही तुम दोनों मुझे बहुत सारे बच्चे करके दोगे। वैसे तो मुझे ये बात बहुत टिपिकल लगती थी, सास का अपने बेटे बहू से बच्चे मांगना, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि वो लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं, इसलिए मुझे भी जल्दी से अब बहुत सारे बच्चे चाहिए। ये बोलकर वो हंसने लगी और पंखुड़ी शर्म से नजरें झुकाए हुए बोली, अब मैं क्या करूं? आपका बेटा तो मुंह फुलाकर बैठा है। अगर मैंने जाने के लिए कहा तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ये सच में मुझे छोड़कर चले जाएंगे।
मैंने बस एक बार कहा और ये तो ऐसे चले गए जैसे हम दोनों के बीच कुछ था ही नहीं। मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूं सासू माँ, लेकिन सच बताऊं अब मुझसे इनके बिना नहीं सह रहा। प्लीज़ मुझे इनके पास ले चलो ना। उसकी बात सुनकर सृष्टि के चेहरे पर एक बार फिर से स्माइल आ गई थी। वो तो कब से चाहती थी, बस इंतज़ार कर रही थी पंखुड़ी अपने मुँह से ये बात कहे, और अब उसे कुछ ऐसा करना था जिससे प्रांस का एटीट्यूड भी रह जाए और पंखुड़ी भी वापस राणा मेंशन पहुंच जाए। बेशक से प्रलय और सृष्टि एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता रहे थे, लेकिन दोनों के बीच बातें प्रॉपर हो रही थी। अगर प्रलय सृष्टि को प्रांस के दिल का हाल बता रहा था तो सृष्टि भी प्रलय को पंखुड़ी के दिल का हाल बता रही थी। सृष्टि ने थोड़ी देर में पंखुड़ी को ब्रेकफास्ट करवाया और फिर पंखुड़ी को रेस्ट करने का बोलकर खुद बाहर की तरफ आई। वहाँ अब सब लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका था और प्रलय ऑफिस के लिए बाहर की तरफ जा रहा था, लेकिन सृष्टि भी उसके साथ साथ बाहर की तरफ आई। जैसे ही प्रलय गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा उसे सृष्टि के पायल की आवाज़ सुनाई दी तो उसने तुरंत पलटकर पीछे की तरफ देखा। सृष्टि को अपने पास आते हुए देख वो रुक गया था। जैसे ही सृष्टि उसके पास आई वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, अब क्या चाहती हो? सृष्टि ने उसे गहरी नज़रों से देखा। प्रलय हल्का सा मुस्कुराकर बोला, बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? सृष्टि उसे गहरी नज़रों से देखते हुए ही बोली, आपको कैसे पता चला कि मुझे आपसे कुछ चाहिए? प्रलय हंसा और बोला, तुम्हारा डिस्ट्रॉयर हूँ मैं, तुम्हारी हर एक सांस को पहचानता हूँ मैं, और कब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होता है ये पता लगाने के लिए मुझे तुमसे कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारी आंखों को पढ़ सकता हूँ। फिलहाल तुम ये चाहती हो ना कि हम लोग किसी तरह पंखुड़ी को राणा मेंशन ले जाएं, क्योंकि तुम्हारा निकम्मा प्रांस तो अब ये काम करने से रहा। सृष्टि गुस्से से मुंह बनाते हुए बोली, उसे निकम्मा मत कहो, आपसे ज़्यादा काबिलियत है उसमें। प्रलय ने उसे घूर कर देखा। सृष्टि नाक सिकोड़कर बोली, ऐसे देख क्या रहे हैं, सच कह रही हूँ मैं, आपसे ज़्यादा समझदार है मेरा बेटा, लेकिन बस कभी कभी बेवकूफ़ों वाली हरकत कर देता है, पर उसमें भी उसकी कोई गलती नहीं है। अब खून आपका है, उसमें तो एटीट्यूड तो होगा ही। प्रलय तुरंत बोला, लेकिन मेरा एटीट्यूड मैं तुम्हें तो नहीं दिखाता। सृष्टि भी झट से बोली, रहने दीजिए रहने दीजिए, आपको भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपने मुझे कितना एटीट्यूड कब कहाँ और कैसे दिखाया है। ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश मत कीजिए, आप चुपचाप मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। प्रलय मुस्कुराया और अपना सर झुकाकर बोला, आप कहिए तो सही मोहतरमा, हम तो आपको सुनने के लिए बेताब हैं। उसकी इस बात पर सृष्टि हंसने लगी और फिर प्रलय के बिल्कुल करीब होकर उसकी चेस्ट पर अपनी उंगली चलाने लगी। वो शर्ट के अंदर से जिस तरह से अपनी उंगली प्रलय की चेस्ट पर चला रही थी, प्रलय एक पल में ही सेड्यूस होने लगा और उसने तुरंत सृष्टि की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे बिल्कुल अपने सीने से सटा लिया और बोला, मुझे तुम्हारे इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं यूनिवर्स। अगर मैं तुम्हारे करीब आऊँ तो ड्रामे करने लगती हो, कोई आ जाएगा, कोई देख लेगा, और अब खुद का मतलब पूरा करना है तो बड़ा सेड्यूस करने में लगी हो। क्या बात, आज की रात फार्म हाउस में बिताने का सोच रही हो क्या? सृष्टि ने उसे बड़ी ही इंटेंस नज़रों से देखा और बोली, अगर मैं जो चाहती हूँ आप वो करेंगे तो आज की रात स्पेशली आपके नाम। सृष्टि प्रलय राणा के अंदाज में। उसकी बात सुनकर प्रलय के चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। वो तुरंत बोला, अच्छा बताओ क्या चाहती हो? सृष्टि भी तुरंत बोली, रिसेप्शन। प्रलय के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशंस आ गए। वो तुरंत बोला, रिसेप्शन? कैसा रिसेप्शन? सृष्टि एक्साइटेड होकर बोली, आश्रय और पंक्ति की शादी को 4-5 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उन दोनों की शादी का रिसेप्शन नहीं किया हमने। एक पार्टी अरेंज कीजिए ना, उस पार्टी के बहाने हम घर जाएंगे और हमारे साथ ही हमारी पंखुड़ी भी। प्रलय उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसे हंसते हुए देख सृष्टि ने मुंह बनाया। वो गुस्से से बोली, मतलब आप मेरा ये काम नहीं करेंगे? प्रलय हंसते हंसते रुका और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तो समझ में नहीं आता मैंने कैसे कैसे नमूने भर रखे हैं अपनी ज़िंदगी में। एक तुम्हारा वो बेटा है जिसका एटीट्यूड कम होने का नाम नहीं लेता, और तुम कौन सा कम हो? राणा मेंशन से ग्रोवर मेंशन आ तो तुम बड़ी जल्दी गई, लेकिन अब तुम्हें वापस जाने के लिए बहाना चाहिए। मतलब झुकना तो तुम भी नहीं चाहती। सृष्टि मुँह बनाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। वो गुस्से से बोली,
आप हंसते रहिए, मुझे अब आपसे कुछ कहना ही नहीं है। मुझे जो करना है मैं खुद कर लूँगी। और रही बात राणा मेंशन जाने की, तो इतना तो वो आपका घर नहीं जितना मेरा घर है। मैं जब चाहूँ वहाँ पर जा सकती हूँ, मुझे किसी बहाने की ज़रूरत नहीं है। आए बड़े मुझ पर हंसने वाले। ये बोलकर वो वहाँ से अंदर जाने लगी, लेकिन प्रलय ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, नाराज क्यों हो रही हो जान? तुम मुझे कुछ कहो और मैं करूँ ना। ऐसा हो सकता है क्या? तुमने रिसेप्शन का ऑर्डर दे दिया, समझ लो इनविटेशन लोगों तक पहुँच भी गए। तुम तो बस ये सोचो कि तुम्हें रिसेप्शन पार्टी पर पहनना क्या है, बिकॉज मुझे तो मेरी बीवी सबसे खूबसूरत लगनी चाहिए। ये बोलते हुए उसकी नज़रों में सृष्टि के लिए बेहद प्यार नजर आ रहा था और उसकी इस अदा पर तो जैसे सृष्टि पूरी तरह से पिघल गई। वो मुस्कुराते हुए उसके करीब हुई और अगले ही पल उसने अपने हाथ प्रलय के कंधे पर रख दिए। प्रलय ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। उसकी इस हरकत पर सृष्टि हंसी और बोली, मुझे लगता है मैंने डरना बंद कर दिया और आपने डरना शुरू कर दिया, पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है डिस्ट्रॉयर, आपकी ही बीवी हूँ मैं। ये बोलकर उसने अब अपने हाथ प्रलय के सिर के पीछे किए और उसे किस कर लिया। प्रलय एकदम शॉक्ड रह गया। वहीं दूसरी तरफ आश्रय का भी ब्रेकफास्ट खत्म हुआ और वो बाहर की तरफ आया। अभी वो पार्किंग एरिया में पहुंचा ही था कि तभी उसकी नज़र प्रलय और सृष्टि पर गई और तभी उसके कानों में पंक्ति की आवाज़ सुनाई दी, आश्रय जी। उस आवाज़ को सुनकर तो अब और भी ज़्यादा चौंक गया। इससे पहले कि पंक्ति की नज़र प्रलय और सृष्टि पर आए, वो तुरंत उसकी तरफ घूमा और अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर वापस अंदर की तरफ बढ़ गया। पंक्ति एकदम शॉक्ड रह गई। वो झट से बोली, मैं आपसे कोई बात करने आई थी आश्रय जी, आप वापस घर के अंदर क्यों जा रहे हैं? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस तरह से अंदर तो मत लेकर जाइए। अगर कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आश्रय जी। अभी वो बोल ही रही थी कि आश्रय उसकी तरफ पलटकर गुस्से से बोला, तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती हो क्या? पंक्ति उसका गुस्सा देखकर एकदम से चुप हो गई। आश्रय उसे लेकर बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा हुआ और अब थोड़ा नॉर्मल होकर बोला, बताओ क्या कहना है तुम्हें? पंक्ति ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, कुछ नहीं। आश्रय एक बार फिर से गुस्से से बोला, अब तुम अपना मुंह खोलोगी या यूं ही चुप खड़ी रहोगी? पंक्ति मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझे कुछ बोलने का मौका ही कहाँ दे रहे हैं? आप तो बस मुझे डांट रहे हैं, मुझे गुस्सा दिखा रहे हैं। इसलिए तो मैं चुप हूँ, क्योंकि अगर मेरे चुप रहने पर मुझे आपका इतना गुस्सा बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो जब मैं बोलूँगी तो पता नहीं आप क्या ही करेंगे। उसकी बात सुनकर आश्रय ने पलटकर उसकी तरफ देखा। पंक्ति ने अपना सर झुकाया और बोली, क्या आज रात आप ऑफिस से जल्दी आ सकते हैं? अगर आप ऑफिस से जल्दी आ जाएं तो क्या हम आइसक्रीम खाने या फिर यूं ही कहीं घूमने जा सकते हैं क्या? उसकी बात सुनते हुए आश्रय का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा था। वो गुस्से से कुछ बोलने को हुआ, लेकिन तभी पंक्ति उसका चेहरा गुस्से में देखकर जल्दी से बोली, आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा मतलब है, हाँ, मैं आइसक्रीम खाने के लिए या फिर घूमने जाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन हम दोनों के लिए नहीं, पंखुड़ी भाभी के लिए। एक्चुअली वो काफ़ी ज़्यादा उदास है, शायद प्रांस भाई के बिना उनका मन नहीं लग रहा, इसलिए मैं बस आपसे जल्दी आने को बोल रही थी। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको नहीं भी आना तो भी इट्स ओके। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अपनी बात पूरी होने पर वो एक पल के लिए रुकी और फिर जल्दी से बोली, अब मैं अंदर जाती हूँ, आपको ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही होगी। ये बोलकर वो जैसे ही वहाँ से जाने लगी, इस बार आश्रय ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। पंक्ति का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसने हल्की सी अपनी नज़रें घुमाई और आश्रय की तरफ देखा। आश्रय उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। जैसे ही आश्रय ने पंक्ति का हाथ पकड़ा, आश्रय का खुद का दिल भी जोरों से धड़क उठा था और वहीं पंक्ति की धड़कनों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया था। पंक्ति ने पलटकर आश्रय की तरफ देखा। आश्रय उसके घूमते ही होश में आया और उसने तुरंत पंक्ति का हाथ छोड़ दिया। वो अपनी नज़रें उस पर से हटाकर बोला, मैं कोशिश करूँगा 7 बजे तक आने की, तुम रेडी रहना और पंखुड़ी भाभी को भी रेडी रखना। अगर वो बाहर जाने के लिए ना माने तो कोई बहाना बना देना, बहुत इनोसेंट हैं वो। अगर उन्हें अपनी बातों में उलझाओगी तो वो उलझ जाएंगी। वैसे भी तुम तो किसी अच्छे खासे इंसान को भी अपनी बातों के जाल में फंसा लो। पंखुड़ी भाभी तो चीज़ ही क्या है।
ये बोलते हुए अब वो अपना गॉगल लगाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। पंक्ति मायूसी से उसकी तरफ देख रही थी। अब तक प्रलय वहां से जा भी चुका था। सृष्टि मुस्कुराते हुए पंक्ति की तरफ देख रही थी, जिसकी नजरें आश्रय की जाती हुई गाड़ी पर थी। वो पंक्ति के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, उसके साथ गाड़ी में ही बैठ जाती, ऐसे जाते हुए देखने की क्या ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर पंक्ति होश में आई। वो सच में न जाने कैसी ही नज़रों से आश्रय को जाते हुए देख रही थी। वो अपनी नज़रें घुमाकर बोली, वो मैं। सृष्टि उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, वो मैं करने की ज़रूरत नहीं है। आश्रय पति है तुम्हारा, उसे देखना तुम्हारा हक है। ना ही तुम कोई चोरी कर रही हो, ना ही किसी और के पति पर अपनी नजरें टिका रही हो। इसलिए सामने से कहो कि हाँ, तुम देख रही थी अपने पति को। ये बोलकर सृष्टि हंसने लगी और पंक्ति का चेहरा शर्म से लाल हो गया। लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वो मुस्कुराने लगी तो सृष्टि झट से बोली, क्या बात है, आज तो चेहरे पर अलग ही मुस्कुराहट है। जाते जाते आश्रय ने तुम्हें किस किया क्या? पंक्ति मुंह बनाते हुए बोली, आप भी अपने बेटे की तरह मुझे सताने में लगी हैं सासू माँ। जैसा आप बोल रही हैं वैसा तो पता नहीं कभी होगा भी या नहीं। आपका बेटा मुझे किस नहीं करके गए, बल्कि मुझे सुना कर गए हैं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर शरारती एक्सप्रेशंस थे और अब उसकी नज़र सृष्टि पर गई और अगले ही पल उसने अपना चेहरा एक बार फिर से झुका लिया। उससे शर्म आ रही थी। वो कैसे सृष्टि के साथ ये सारी बातें कर रही थी। नॉर्मल बात करना अलग है, लेकिन किस वगैरह ये सब बोलते हुए उसने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया कि सामने कोई और नहीं बल्कि खुद सृष्टि है। वहीं उसकी हरकत देखकर सृष्टि की हंसी एक बार फिर से छूट गई थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा चलो, किस नहीं करके गया, लेकिन कुछ तो ऐसा किया है उसने जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है, वही बता दो। पंक्ति मासूमियत से बोली, सासू माँ परेशान मत कीजिए ना। सृष्टि गुस्से से बोली, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? पंक्ति ने तुरंत अपना चेहरा नामी हिलाया और बोली, नहीं नहीं, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए सासू माँ, मुझे आपसे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी। सृष्टि थोड़ा और सख्त लहजे में बोली, माफ़ तो मैं कर दूंगी, लेकिन बताओ आश्रय तुम्हें बोलकर क्या गया है? पंक्ति अपना चेहरा झुकाकर उसे बताने लगी कि अभी अभी आश्रय और उसके बीच क्या बातें हुई। कैसे उसने आश्रय को पंखुड़ी के साथ घूमने जाने के लिए कहा और फिर आश्रय मान भी गया। और इसी बात पर पंक्ति खुश हो रही थी। पंक्ति की बातें सुनते हुए सृष्टि के दिमाग में कुछ चल रहा था। आश्रय, पंक्ति और पंखुड़ी के घूमने जाने पर वो सोच रही थी कि 3 लोग घूमने जाते हुए कैसे लगेंगे, जबकि जाना तो 2 को चाहिए, आश्रय और पंक्ति को। पंखुड़ी का उन दोनों के बीच क्या काम? इसलिए वो बस अब अपना दिमाग चला रही थी कि उसे पंखुड़ी को कैसे रोकना है। अगर उसे प्रांस और पंखुड़ी को एक दूसरे के करीब लाना था तो आश्रय और पंक्ति के बीच की दूरियां भी तो खत्म करनी थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, पंखुड़ी की फिक्र तुम मत करो, उसे मैं रेडी रखूंगी, बस तुम 7 बजे तक रेडी रहना। पंक्ति तुरंत बोली, सच में सासू माँ, आप पंखुड़ी भाभी को रेडी कर देंगी? वो मान जाएंगी ना? सृष्टि गुरूर से बोली, सृष्टि राणा कोई बात कहे और पंखुड़ी राणा ना माने, ऐसा हो सकता है क्या? पंक्ति कुछ सोचते हुए बोली, हो तो नहीं सकता जब तक प्रांस भाई बीच में ना आए। ये बोलकर अब वो हंसने लगी थी और सृष्टि ने मुंह बनाया। उसकी बहुएं उसे परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी और अब तो वो दोनों उसके मज़े भी लेने लगी थी। वो तुरंत बोली, तुम्हारा आश्रय के साथ घूमना कैंसिल करवाना है क्या? पंक्ति ने झट से अपना सर नामे हिलाया। सृष्टि मुस्कुराते हुए अब उसके साथ अंदर की तरफ आ गई। सुबह का ब्रेकफास्ट इतना ज़्यादा हैवी था कि दोपहर में प्रांस को भूख ही नहीं लगी, लेकिन छोले भटूरे की वजह से उसका पेट दर्द होने लगा था। ऐसा नहीं था कि छोले भटूरे में कोई प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ज़्यादा खाने से हो रही थी और जब जब उसे पेट में दर्द होता तब तब उसे पंखुड़ी याद आती। वो मुंह बनाते हुए बोला, तुम्हारी वजह से ही मेरा पेट दर्द हो रहा है। अभी वो बोल ही रहा था कि अचानक से उसके फ़ोन पर पंखुड़ी का फ़ोन आने लगा। वो हैरान था इस बात पर कि पंखुड़ी उसे सामने से कॉल कर रही है। उसने तुरंत कॉल रिसीव करना चाहा, लेकिन फिर कुछ पल के लिए रुक गया ताकि ऐसा ना लगे कि वो बस पंखुड़ी के फ़ोन पिक करने के लिए तैयार ही बैठा था। कुछ पल रुक कर अब उसने पंखुड़ी का कॉल उठाया तो सामने से पंखुड़ी की आवाज़ आई, हेलो। प्रांस भी थोड़े एटीट्यूड भरे लहजे में बोला, हाँ बोलो। पंखुड़ी ने मासूमियत से पूछा, क्या बोलूँ?
प्रांस गुस्से भरी आवाज़ में बोला। जो बोलने के लिए तुमने मुझे फ़ोन किया है? पंखुड़ी धीमे से बोली। लेकिन मैंने तो आपको कॉल किया ही नहीं। प्रांस थोड़ा सख्त भाव में बोला। तो फिर तुम्हारा फ़ोन मेरे फ़ोन पर कैसे आया और तुम्हारी आवाज़ मुझे कैसे सुनाई दे रही है? पंखुड़ी एक बार फिर मासूमियत से बोली। वो मेरे फ़ोन की गलती है, मेरी नहीं। मैं तो किसी और को फ़ोन कर रही थी। एक्चुअली मैं किसी और को कॉल कर रही थी, लेकिन गलती से कॉल आपको लग गया। प्रांस तुरंत बोला। आजकल तुमसे गलतियाँ कुछ ज़्यादा नहीं हो रही? पंखुड़ी भी झट से बोली। हाँ, हो तो रही हैं, लेकिन पहले किसी को मेरी गलतियाँ दिखाई नहीं देती थी। लेकिन अब लोग मेरी गलतियों का बहाना बनाकर खुद कुछ भी करते हैं और कुछ भी कहते हैं, और अगर कोई बात हो जाए तो सारा ब्लेम मुझ पर लगा देते हैं। प्रांस झट से बोला। तो ऐसा है तो तुम गलती किया ही मत करो, ना तुम किसी को मौका दोगी और ना ही सामने वाला तुम पर कोई ब्लेम डालेगा। उसकी इस बात पर पंखुड़ी एकदम चुप हो गई। प्रांस एक बार फिर से बोला। अब अगर तुम्हें अपनी गलती रियलाइज हो गई हो तो तुम वापस आ सकती हो। उसकी बात पर पंखुड़ी झट से बोली। क्या? प्रांस जल्दी से अपनी बात संभालते हुए बोला। आई मीन, अगर तुम्हें अपनी गलती रियलाइज हो गई हो तो तुम उस इंसान को फ़ोन मिला सकती हो जिससे तुम्हें बात करनी है, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरा कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। पंखुड़ी मासूमियत से बोली। ओके। और अगले ही पल उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रांस की आंखें बड़ी हो गई। एक तो पंखुड़ी किसी और से बात कर रही थी, दूसरा उसने जैसे ही कहा कि उसका कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, सच में पंखुड़ी ने कॉल डिस्कनेक्ट भी कर दिया। मतलब कोई और उसके लिए प्रांस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात भला प्रांस कैसे ही बर्दाश्त कर सकता था। उसने झट से पंखुड़ी को दोबारा कॉल लगा दिया। पंखुड़ी जो अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी कि उसने कॉल क्यों डिस्कनेक्ट किया। वो कोई भी बात करती, कोई भी बहस करती, लेकिन कम से कम वो कुछ देर प्रांस से बात तो करती। पर उसकी तो अक्ल पर पत्थर पड़े थे जो उसने प्रांस के कहते ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसे किसी और से बात नहीं करनी थी। उसने जानबूझकर प्रांस को ही फ़ोन किया था और उसके पूछने पर यूं ही कह दिया कि वो किसी और को फ़ोन करने वाली थी। और अब वो मायूसी से अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर एक बार फिर से प्रांस का फ़ोन आया। फ़ोन आते हुए देखकर उसके चेहरे पर लंबी सी स्माइल आ गई। उसने झट से कॉल रिसीव किया और बोली। आपसे भी गलतियाँ होती हैं क्या? प्रांस तुरंत बोला। गलतियों की ऐसी की तैसी। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें फ़ोन किसे करना था? पंखुड़ी उसके सवाल पर एकदम चौंक गई। ऊपर से प्रांस का लहजा भी थोड़ा सख्त था। उसकी आवाज़ में ही गुस्सा झलक रहा था। पंखुड़ी अपनी जगह पर बैठी बैठी कांपने लगी। इस वक्त उसे सिर्फ एक ही इंसान याद आ रहा था और वो थी उसकी सासू माँ। वो झट से बोली। वो एक्चुअली मुझे सासू माँ ने कोई नंबर दिया था, उस पर कॉल करना था। मुझे नहीं पता, वो मुझे किसी को फ़ोन करने के लिए बोल रही थी, लेकिन बस मुझसे गलती से आपका नंबर लग गया। प्रांस गुस्से से बोला। मान लिया तुमसे गलती से कॉल लग गया, लेकिन जब मैंने कहा कि मेरा कॉल डिस्कनेक्ट करके उसे फ़ोन करो तो तुम मेरा कॉल सच में डिस्कनेक्ट करके किसी को भी फ़ोन करोगी? ज़रा बताना मुझे वो नंबर क्या था? पंखुड़ी ने अपनी उंगलियों को चबाना शुरू कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रांस को क्या कहे। वो झट से बोली। क्यों बताऊं मैं आपको नंबर? मैं आपको नंबर नहीं बताऊंगी। प्रांस गुस्से से बोला। तुम मुझे नंबर बता रही हो या नहीं? पंखुड़ी ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अपना फ़ोन साथ के साथ स्विच ऑफ भी कर दिया। डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। बेशक से वो कुछ दिनों से प्रांस से दूर रह रही थी, लेकिन प्रांस का डर अभी भी उसके अंदर तक भरा हुआ था। वहीं प्रांस जो पंखुड़ी के एक बार कॉल डिस्कनेक्ट करने से ही गुस्से में उबल रहा था, अब दोबारा उसकी इस हरकत पर तो उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया और उसने एक बार फिर से पंखुड़ी के फ़ोन पर कॉल किया, लेकिन इस बार नंबर स्विच ऑफ आया। तो वो गुस्से से बोला। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे तुम मेरे सवाल से बच जाओगी? अगर मैं चोरी छुपे तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे सामने बैठकर खाना खाकर जा सकता हूँ, तो अपने सवाल का जवाब जानने के लिए तो मुझे चोरी छिपे आने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और अगले ही पल केबिन से बाहर निकल गया। वो नीचे पार्किंग एरिया में आकर अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी ग्रोवर मेंशन के लिए निकल चुकी थी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
इस समय दिवाली की सफाइयाँ चल रही है तो कहानी थोड़ी लेट सवेर हो जाएगी, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। दिवाली की तैयारियां किसके किसके घर में चल रही है मुझे कमेंट जरूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।